गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल हम बेटा बात किसकी कर रहे हैं? न्यूटन्स लॉ। कल हम लोग न्यूटन के लॉ की बात, न्यूटन्स लॉ, ठीक है बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ। तो कल हमने आपको बताया था बेटा न्यूटन्स के कितने लॉ होते हैं? तीन। एक होता है हमारा फर्स्ट लॉ, एक हमारा होता है सेकेंड लॉ, एक हमारा होता है सेकेंड लॉ, और एक हमारा जो होता है बेटा वो होता है थर्ड लॉ। कौन सा? थर्ड लॉ। तो हमने आपको कल बताया था बेटा, यानी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड तीन तरह के आपके न्यूटन्स ने लॉ दिए थे। न्यूटन्स के तीन रूल होते हैं, ठीक है, बताया था बेटा। इसके बाद हमने आपको इसके बारे में न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ कौन सा था बेटा? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बेटा कल हमने आपको क्लियर समझाया था। क्या समझाया था? हमने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, न्यूटन साहब ने बताया था, न्यूटन का जो स्टेटमेंट था वो ये था बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में होता है वो है ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहना चाहता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में है तो वह मोशन पोजीशन में रहना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई ग्राम बल कार्य ना करे। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में है तो मोशन पोजीशन में रहेगा। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। एक चीज और बेटा हमने बताई थी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। इसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। हाँ देखो बेटा, तो हमने क्या बताया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। वैसे इनर्टिया लिखते बेटा, इसे इनर्शिया पढ़ते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया। क्या बताया? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो है ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या होता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ आता है बेटा, ये है क्या? सबसे पहले आता है न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आपने हमने फॉर्मूला बताया था, F बराबर F इक्वल टू m बताया। हमने आपको बताया था बेटा F इक्वल टू ma। ये F क्या होता है? F को बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? फोर्स। तो हमने आपको जब फोर्स पढ़ाया था हमने कहा था कि फोर्स जो होता है, क्या होता है? फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, फोर्स जो होता है वो है किसी ऑब्जेक्ट के मास तथा उसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या बताया बेटा? जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मास तथा उस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसे हमने क्या बोलते हैं बेटा? F इक्वल टू m। यही हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। याद रखना, यहां से आता है कि न्यूटन के जो फोर्स है, फोर्स की डिस्कवरी कहां से हुई? तो फोर्स की डिस्कवरी या फोर्स की डेफिनेशन जो बनी है, तो फोर्स की डिस्कवरी शुरू हुई न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। समझना, फोर्स की डिस्कवरी की बात करें तो फोर्स की डिस्कवरी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से शुरू हुई, और जो फोर्स का फॉर्मूला है F बराबर m, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। बस सही है। फोर्स की डिस्कवरी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, फोर्स की डिस्कवरी जो हुई वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, और फोर्स का जो फॉर्मूला है बराबर m आया, वो किससे आया बेटा? वो आपका न्यूटन के थर्ड लॉ सेकंड लॉ से आया, ठीक है। एक और हमारा बचता है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ।
न्यूटन्स थर्ड लॉ। यदि हम आपसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करें, किसकी बात करें? न्यूटन्स के थर्ड लॉ। यदि हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करें, यदि हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करें तो हम क्या लिखेंगे बेटा पता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार इसे एक और नाम बोलते हैं न्यूटन्स का लॉ। इसका मतलब होता है कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट इसकी ओर एक्शन फोर्स लगा रहा है F1, ये ऑब्जेक्ट इसकी ओर एक्शन फोर्स लगा रहा है। तो यही बताया था न्यूटन्स के थर्ड लॉ से पता चलता है कोई भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। मतलब फोर्स अप्लाई करने का मतलब हुआ एक्शन का। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने, देखो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई किया, ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्शन। क्या कहलाएगा? एक्शन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने इस पर क्या किया? एक्शन। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। सही है, फिर समझो। तो हमने क्या बताया बेटा? हमने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा? एक्शन करेगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन रूल, ये लॉ, ठीक है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम एक्शन एंड रिएक्शन रूल भी कहते हैं, ये लॉ। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको तीन रूल पढ़ाए। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इसमें हमने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, वह ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहना चाहता है। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। इसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसी को इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन्स का सेकंड लॉ, हमने बताया न्यूटन्स के सेकंड लॉ के द्वारा हम लोगों ने क्या फाइंड किया? न्यूटन्स के सेकंड लॉ के द्वारा हम लोगों ने निकाला है फोर्स F इक्वल टू m। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के द्वारा हम लोगों ने निकाला माइनस F इक्वल टू m, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसको हम बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। मतलब कोई भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर जो रिएक्शन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही रिएक्शन करता है। क्लियर है? तो ये जो माइग्रेशन हमने आपको तीन बताए हैं न्यूटन्स लॉ, यही आपके तीन रूल हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से लेके 9th से लेके बीएससी तक, बीएससी प्रीवियस में चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ने को मिलेगी, 3rd या 4th में, पहले चैप्टर में और 3rd चैप्टर में। तो बीएससी में भी ये आपको पढ़ने को मिलेगी बेटा। इसलिए न्यूटन्स रूल बहुत ही उपयोगी है, पूरी फिजिक्स डिपेंडेंट, ऐसे कह सकते हैं ये तीनों एम्पायर है। अब थोड़ी से कुछ एग्जांपल और देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसके रीजन के द्वारा या जिसकी हेल्प के द्वारा हम लोग इन नियमों को थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात करें, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको कल बताया था। जैसे हम लोग इसमें बस में बैठे, ठीक है, हम लोग बस में बैठ करके कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस ड्राइवर की सडनली ब्रेक लगाने पर हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। क्योंकि जब हम बस में बैठे होते बेटा, बस में जा रहे होते हैं, तो बस में जब बस कैसी ट्रेवल कर रही होती है तो बस कौन सी स्टेट में है, तो आप कहेंगे बस कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेट में है, तो आप कहेंगे मोशन पोजीशन में। बस की जो पोजीशन है वो कैसी है? बस की यदि हम पोजीशन पूछें तो आपका आंसर होगा, आप कहेंगे सर बस हमारी कौन सी पोजीशन में है? मोशन पोजीशन में, ठीक। लेकिन जब बस चल रही है, बस में हम भी बैठे हैं, तो हमारी बॉडी कौन सी पोजीशन है?
हमारी हमारी पोजीशन, हमारी बॉडी है वो कौन सी पोजीशन में, तो आपका आंसर होगा सर बॉडी भी हमारी मोशन पोजीशन में। यानी बस और बॉडी, बस यदि बेटा मोशन पोजीशन में है तो माय डियर स्टूडेंट हमारी बॉडी भी मोशन पोजीशन होगी, दोनों ही मोशन पोजीशन में चलेंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, बस ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर क्या होता है, बस ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है, बस ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो जो बस होती है क्या होती है बेटा, बस तो स्टॉप हो जाती है। कैसी हो जाती है, बस ड्राइवर के सडनली ब्रेक लगाने पर बस तो स्टॉप हो जाती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी होती है ऊपर का हिस्सा, ये हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी जिस पोजीशन में पहले थी वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, और हमारी बॉडी यदि पहले मोशन पोजीशन है, यदि वो रेस्ट पोजीशन आएगी तो उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना चाहिए, इसलिए हमारी बॉडी मोशन पोजीशन रहती है। बस में सडनली ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी मोशन पोजीशन होने के कारण आगे की ओर हम, ठीक है, ये एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है। और एक एग्जांपल देखा होगा, अचानक देखा होगा घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति, घोड़ा देखा, और उस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति एकदम अचानक घोड़ा दौड़ गई, जो हॉर्स होता है अचानक दौड़ने लगे, तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा जब घोड़ा रुका हुआ था, हॉर्स रुका हुआ था, तो हॉर्स और मैन पर्सन था, हॉर्स के ऊपर जो भी बैठा था पर्सन, हॉर्स और पर्सन दोनों ही कौन सी पोजीशन में थे, तो आपका आंसर होगा सर वो दोनों रेस्ट पोजीशन में थे। क्या बताया हमने, हॉर्स और पर्सन दोनों ही कौन सी पोजीशन होंगे, आपका आंसर होगा सर दोनों आपके रेस्ट पोजीशन होंगे। ठीक है, और क्या क्या बताया बेटा, हॉर्स और पर्सन दोनों ही रेस्ट पोजीशन होंगे। लेकिन क्या होता है, दोनों ही जब रेस्ट पोजीशन होंगे, लेकिन आगे क्या होता है बेटा, लेकिन बस ड्राइवर के घोड़ा जैसे जो हॉर्स होता है उसको अचानक फोर्स दे दिया जाए, अचानक वो मोशन पोजीशन आ जाता है, तो जो हॉर्स होता है वो तो मोशन पोजीशन आ जाता है, लेकिन उस पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो कौन सी पोजीशन रहता है बेटा, रेस्ट पोजीशन, क्योंकि पहले से रेस्ट में था। इसलिए एक चीज रेस्ट में है, दूसरी चीज मोशन में है, तो इसलिए वो जो पर्सन बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। सही है। एक और एग्जांपल सुनो, एक और एग्जांपल हम लोगों ने घरों में बहुत अच्छे से देखते हैं, जैसे सभी लोगों ने दरी देखी हो, घर में चारपाई या दरी जो हम लोग लेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गद्दा वगैरह कोई भी चीज हो, तो आपने उस दरी या किसी कंबल वगैरह को देखो, ठीक है, कंबल है मेरे पास। अब कंबल जब गंदा हो जाता है, आपने देखा होगा हम उसको हिलाते हैं, ऐसे करके उसको हिला करके उसमें से जितनी भी डस्ट होगी उसको बाहर निकाल देती, या डंडे से पीट करके बाहर निकाल देती। क्यों, क्योंकि जैसे ही कंबल को हमने ऐसे पकड़ा, समझ, जैसे ही कंबल को हमने ऐसे पकड़ा और इस तरह से हवा में मूव कराया, जैसे ही मूव कराया तो कंबल कौन सी पोजीशन में आ गया माय डियर स्टूडेंट, मोशन पोजीशन में। कंबल की जो पोजीशन है वो आपकी मोशन पोजीशन में आ गई, लेकिन कंबल के जो धागे थे उनके बीच में छोटे छोटे कण फंसे थे। कौन से कण बेटा, डस्ट के कण। उस कंबल के धागे के बीच में जो डस्ट के कण फंसे हुए थे वो तो पहले भी रेस्ट पोजीशन थे, बाद में भी रेस्ट पोजीशन में थे, इसलिए कंबल को हिलाने से कंबल तो मोशन पोजीशन में आ जाता है, लेकिन उसमें फंसे हुए डस्ट के कण वो रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, इसलिए जो डस्ट के कण होते हैं वो बाहर। ठीक है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल बताए बेटा, ये हमने वीडियो के माध्यम से पहले भी आपको बता रखे हैं और आज हमने बोर्ड के माध्यम से भी आपको समझाया। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ, इसमें से फोर्स बनता है। न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन के थर्ड लॉ में बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। जैसे एक आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बेटा, गन होती, गन चलाने वाला जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, मैन होता है, गन चलाने वाला मैन बंदूक से, गन से जब भी गोली चला देता, गोली मूव कर जाती है, गोली के मूव करने के बाद जो मैन होता है वो पीछे की ओर हट जाता है। क्यों पीछे को हट जाता है, क्यों झटका लगता है, क्यों? तो इसका रीजन यही है बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ का मतलब होता है एक्शन एंड रिएक्शन। जो एक्शन होती है बेटा, जैसे ही हमने गन से बंदूक को, गोली को चलाया, जैसे ही गन से हमने बुलेट को फायर किया, जैसे ही हमने गन से बुलेट को फायर किया तो बुलेट हमारी गन से बाहर निकलेगी। जैसे ही बुलेट गन से बाहर निकली तो वो अपनी स्पीड से आगे जाएगी, लेकिन जैसे ही बुलेट गन से बाहर निकलेगी तो गन ने बुलेट पर क्या किया, एक्शन किया, जिसके कारण गन की कुछ स्पीड, बुलेट की कुछ स्पीड होगी जिस स्पीड से
इससे वो चलेगा, ठीक। लेकिन बुलेट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो गन ने बुलेट को दी एक्शन और बुलेट ने गन को दिया रिएक्शन, इसलिए गोली तो बुलेट तो आने चली जाती है, लेकिन जो मैन होता है पकड़े हुए व्यक्ति, उसको थोड़ा पीछे की ओर झटका लगता, पीछे को हट जाता। क्लियर, ये चीज देखा होगा। दूसरा आपने देखा होगा लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप हम लोग जो रेसर होते हैं जो जंप लगाते हैं, लॉन्ग जंप। यदि आपको इस पॉइंट से किसी दूर पॉइंट तक जाना है, तो आप कहीं दूर से दौड़ करके आए, कहीं आप दूर से दौड़ कर आ रहे, जैसे ही दौड़ कर आएंगे तो एक जगह पर पहुंचे, जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचे वहां से जैसे ही आप एक छलांग लगाएंगे, वहां मूव करेंगे, तो कहां पर, दूर जाके गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि आपने पता होगा बेटा, जैसे कोई व्यक्ति दूर से दौड़ करके आ रहा, मान लो यहां से दौड़ के आ रहा, ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से उस व्यक्ति को दौड़ना है, समझना, इस पॉइंट से उस व्यक्ति को दौड़ना। जैसे ही कोई व्यक्ति दूर से दौड़ करके आ रहा है, तो इससे क्या करेगा, जब यहां से वो छाल मारेगा, जंप करेगा, तो वह पर्सन, वह व्यक्ति, वह मैन जैसे ही आगे जाएगा, तो वे अपने पैरों के द्वारा इस पॉइंट को पीछे की ओर उतना ही धकेलेगा, अर्थात पुश करेगा। ये पर्सन इस पॉइंट को अपने पैरों के द्वारा जितनी ताकत से पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, वह व्यक्ति उतने ही अधिक ताकत से आगे की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने न्यूटन के तीनों लॉ को क्लियर रूप से पढ़ा दिए, और जो भी आपके एग्जाम्पल दिया हमने आपको एग्जाम्पल भी पढ़ा दिए। ठीक है, यदि आपकी कोई अगर कमी रह गई हो तो हमसे जरूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं मुझे कैसा लगा। ओके।